तो दल बदलने के कई इतिहास समेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर ने एक बार फिर से बयान देकर सियासी सनसनी मचा दी है। मंगलवार को नया बयान देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद निर्णय लेंगे कि किधर जाना है। राजभर के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ लपक लिया और कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसके बाद एसबीएसपी के महासचिव ने राजभर के बयान पर सफाई दी और कहा कि विरोधी दल के लोग अफवाह और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। एसबीएसपी ने यह भी कहा कि एनडीए के साथ उनका मजबूत गठबंधन है। अब सवाल यह है कि राजभर के बयान के मायने क्या है। क्या राजभर एनडीए से किनारा करने का इशारा दे रहे हैं? क्या मंत्री पद के लिए फिर से बागी बनेंगे राजभर? और साथ ही क्या पूर्वांचल में नया सहारा ढूंढ रहे हैं क्या राजभर? राजभर के बयान पर एसबीएसपी ने क्यों सफाई दी? वहीं एसपी ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आए, इसके मायने क्या है ये भी समझेंगे। और क्या मंत्री पद के लिए राजभर की दबाव वाली ये राजनीति है क्या? इन्हीं तमाम मसलों पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। राजभर का इशारा, एनडीए से करेंगे किनारा। मंत्री पद के लिए फिर बागी बनेंगे राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह मीडिया में भ्रामक खबर चलाई जा रही है, ये पूरी तरीके से निराधार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इन्होंने तो स्पष्ट कहा है, हम जिस गठबंधन के साथ खड़े हैं, हम पूरी तटस्थता के साथ और मजबूती के साथ हम खड़े हैं। हम कहीं दूसरे बारे में चर्चा नहीं करें। हाँ, राजनीति में संबंध अपनी जगह होते हैं और राजनीति अपनी जगह होती है। हर एक राजनेता एक दूसरे राजनेता से संबंध बनाकर रहता है। पूर्वांचल का सियासी पारा, राजभर ढूंढे नया सहारा। आज ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे, लेकिन मंत्री नहीं बन रहे। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मंत्री पद के लिए राजभर की दबाव वाली राजनीति। उपेक्षित वर्गों के स्थायी सशक्तिकरण की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक पहुंचाई हैं। उससे प्रभावित होकर के ही तमाम नेता और दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य बने हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उन्हीं नेताओं में से हैं और वह हमारे एनडीए के सम्मानित सदस्य। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे महाबहस के पहले राउंड का पहला सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। क्या ओपी राजभर फिर से दल बदलने वाले हैं? ये पहला और अहम सवाल है, इसका जवाब ढूंढेंगे हम इस डिबेट के दौरान। और हमारे दूसरे राउंड का सवाल है कि मंत्री पद के लिए राजभर दबाव बना रहे हैं क्या, कि उनको लग रहा है कि अगर कहीं से कोई कोर कसर बन भी रही है तो उसको खत्म किया जाए और मंत्री पद के लिए दबाव बनाया जाए। राजभर के लिए समाजवादी पार्टी बेताब क्यों है? वो समाजवादी पार्टी जिसने 2022 के चुनाव के बाद उनको जाने दिया, वो एक बार फिर से क्यों बेताब नजर आ रही है राजभर को अपने साथ लाने को लेकर? इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं एसबीएसपी के। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण राजभर जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं और सीधा और एकदम कट टू कट सवाल पूछ रहा हूं। क्या ओपी राजभर फिर से दल बदलने वाले हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से लगी हुई है, लेकिन विरोधी इसको भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक विरोधियों के इस जाल में न बचे, उनसे सावधान रहे। हमेशा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर जो भ्रांतियां पैदा की जाती है वो विपक्ष के नेताओं द्वारा की जाती है, इसलिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती लोकप्रियता देखते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत देखते हैं, इससे घबरा करके इस तरह के अनर्गल प्रचार कराते हैं। तो ऐसे प्रचार करने वालों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, समाजवादी पार्टी यह बात कह रही है कि हम
दिल्ली से लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी न दिल्ली चक्कर लगा रही है, न लखनऊ चक्कर लगा रही है। आऊंगा सुहेल देव भारतीय समाज अभी पार्टी के समाजवादी एक पार्टी वाले बयान पर जनता आऊंगा, के बीच एक में सेकंड चक्कर लगा रहे हैं। अरुण राजभर जी, समाजवादी पार्टी के बयान पर आऊंगा, उससे पहले ओपी राजभर के बयान पर थोड़ी तस्वीर और साफ कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तय करूंगा कि क्या करना है, रास्ता किधर रहेगा। और दूसरा, इंडी गठबंधन के कई नेता उनसे संपर्क साध रहे हैं। उनके इन दो बयानों के मायने क्या है, ये बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 कि इंडी गठबंधन के नेताओं का हमारे से संपर्क ये आज से नहीं है, जब से दल बनाए हैं तब से जितने भी विपक्ष के नेता हैं, हम राजनीति अपनी जगह करते हैं, संबंध अपनी जगह निभाते हैं। और ये जहां से सवाल उठा है, ये खबर ही गलत चलाई गई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था निजी चैनल का, उस चैनल पर तमाम विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता गए थे, उसी में मुलाकात हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम जिसके साथ हैं हम उसके साथ अभी खड़े रहेंगे, लेकिन आपके बारे में अभी सोचना होगा, तो बाद समय आएगा तो उस पर विचार किया जाए। लेकिन दूसरा सवाल आपने किया है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो हम इस पे फैसला लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को गंभीरता से हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे और जनता के बीच में हम जिन समस्याओं के लिए लड़ते हैं हम उसके समाधान के लिए काम करेंगे। उन्होंने कतई ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन पर निर्णय लेंगे। ये विपक्ष की एक साजिश थी और विपक्ष ने इसको भ्रामक प्रचार करके इस चीज को माननीय ओम प्रकाश राजभर के मनसा और उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया। तो विपक्ष का काम है वो हमारे ऊपर इस तरह के अनर्गल प्रचार करें, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली लखनऊ का चक्कर नहीं लगा रही, वो जनता के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। रात दिन हमारे नेता जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसीलिए बौखलाकर विपक्ष इस तरह के अनर्गल प्रचार करते हैं। ओके, फखरुल हसन चांद साहब को लाइए स्क्रीन पे। फखरुल हसन चांद साहब, अरुण राजभर का कहना है कि देखिए ना तो सुबह के भूले हैं, ना शाम को वापस लौटने वाले हैं घर, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनकी तरफ से साजिश रची जा रही है। क्यों कर रहे हैं साजिश, क्यों कर रहे हैं भ्रामक प्रचार आप लोग? आप बताइए, क्या आप मीडिया के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? ये खबरें जहां से आई हैं, जहां आप लोग मेहनत करते हैं, आदरणीय राजभर जी से आपने सवाल पूछा और उन्हीं का जवाब मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों के पास भी आया। तो ये सवाल तो मीडिया ने पूछा था और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप हम सब लोग जो राजनीति में वो जानते हैं क्या चल रहा है। अरुण राजभर जी हमारे पुराने साथी हैं, उनकी अभी कुछ मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो अभी खुल के नहीं बोल पा रहे। लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और या समझिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 से पहले सरकार ना कराए, उन दोनों ही परिस्थितियों में ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना के मुद्दे पे हमारी राय, ओम प्रकाश राजभर जी की राय उस सामान्य है। हम सब चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, पिछड़ों को उनका हक मिले, उनका आरक्षण मिले। क्या अरुण जी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले? क्या अरुण जी नहीं जानते कि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला? और क्या ओम प्रकाश राजभर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री, एक जो उनकी ही जात से आते हैं, वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो क्यों अपमानित होने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर सुबह का भूला वो शाम को घर वापस आ जाता तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। हम समाजवादी लोगों ने हमेशा राजभर जी का सम्मान किया है और हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जब से गए हैं। आज अगर अरुण राजभर जी हमें विपक्ष का नेता कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी को विपक्ष में कह रहे हैं, तो हम राजभर जी को विपक्ष में ही उनको भी विपक्ष में ही मानते हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। उनको सरकार में कोई जिम्मेदारी आज भी नहीं मिली हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मर्जी से भले चले गए हों, अपनी मर्जी से लाइन के उस पार जरूर खड़े हो गए हों, लेकिन क्या वो सत्ता के साथ हैं? क्या आज उनकी सुनी जा रही है? उनकी भागीदारी क्या है सरकार में? क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको क्या सम्मान मिला? चांद साहब, अगर एक ही ट्रैक पर आप लोग हैं, फखरुल हसन चांद साहब, अगर एक ही ट्रैक पर आप लोग हैं, एक ही विचारधारा आप लोगों की है, एक ही मांग आप लोगों की है, तो उनको 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जाने क्यों दिया? क्यों आपने फ्री कर दिया कि जहां जाना चाहे जाएं वो? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर उनको लगता है कि हम सही काम नहीं कर रहे हैं
तो उनके रास्ते खुले। और उनका देखिए राजनीतिक दल है, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, हमारे गठबंधन का हिस्सा थे। उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा है, अपने कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने कार्यक्रम है। हमको देखना है कि पार्टी कैसे हमारी आगे बढ़ेगी, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, प्रभात जी के पास जाऊंगा, उनको देखना है कि उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। मैं प्रभात जी के पास जाऊंगा, लेकिन अरुण राजभर, फखरुल हसन चांद साहब इतना अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, कुछ भी एक भी शब्द उन्होंने अभी तक कट नहीं कहा, और आप ये कह रहे हैं कि वो लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी चाहे फखरुल साहब के साथ रही हो, चाहे बीजेपी के साथ रही हो, पूर्व में हमने हमेशा से पूरी शिद्दत के साथ, अब पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ हम उनके साथ काम किए। कहीं से अगर वो हमारी कमियों को दिखाते हैं कि चुनावी दरमियान या गठबंधन के समय जो कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं उसमें सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने कहीं से कोई गलत चीजों का प्रचार किया हो और कहीं से कोई चीजों पर उन्होंने ध्यान न दिया हो, तो ये श्री अखिलेश यादव जी और चाहे समाजवादी पार्टी के जितने जिम्मेदार नेता थे, इन सब ने इस बात को अपनी जुबान से, मंचों से और जगह जगह प्लेटफॉर्मों पर कहा है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मेहनत दिखाया है उसका परिणाम है कि हम लोग इस कामयाबी तक 32% वोट ऐसे नहीं मिला है। पूरे चुनाव का या पूरा रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो 32% वोट में जो पिछड़ों को जागरूक किया गया, दलितों को जागरूक किया गया, वंचितों को जागरूक किया, उसी का परिणाम था कि वो 32% तक पहुंच पाया। अगर उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो भूमिका थी उसको हमने दिखाया, लेकिन फखरुल साहब अगर चिंता हमारी कर रहे हैं जाति जनगणना की, अगर उनको चिंता है तो 20 साल तक इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, तब भी तो उनकी सरकार थी। कभी जाति जनगणना की, आज से 5 साल पहले एक मंच का, एक चैनल का कोई बाइट हमको दिखा दीजिए जहां श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी के लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हो। हम तो रोहिणी कमीशन लागू कराने की बात कर रहे हैं ना। इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं फखरुल हसन चांद साहब? अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसके बाद में प्रभात जी के पास जाऊंगा। देखिए जब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ आए, उनका दल हमारे साथ आया, तब भी हमने इस बात को कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और वो इस बात पे सहमत थे। आज भी हम समझते हैं अरुण राजभर जी इस बात पे सहमत होंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती? नहीं कराना चाहती। नहीं, अभी बीजेपी में मत जाइए। वो कह रहे हैं इतने सालों तक आपने भी मांग नहीं उठाई, वो ये कह रहे हैं नहीं मिला। अरुण राजभर जल्दी से। नहीं, हम लोग तो लगातार देखिए ये तो समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों की बात करती आई है। नेताजी थे तो नेताजी भी पिछड़ों की बात करते थे। रामलला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी का तारीख बता दिया, वैसे ही जाति जनगणना का तारीख भी बताएंगे, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का भी तारीख बताएंगे और वंचितों को सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने का हम आपको योजना भी बताएंगे। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर दी है चांद साहब, वो आपके लिए कोई संभावनाएं नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सवाल खड़ा किया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और अभी मंदिर बन रहा है। देखिएगा एक समय आएगा जब जातिगत जनगणना भी होगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी देखिए भले एक सेकंड हो गया चांद साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, भले ही अरुण राजभर अभी नकार रहे हो, कह रहे हैं कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, भ्रामक खबरें हैं, दिल्ली में बस अनौपचारिक मुलाकात हुई थी लेकिन वहीं से हवा दे दी गई। देखिए धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगी होती है, कोई ना कोई बात होती है तभी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं और उसी पर फिर तमाम कयास लगाए जाते हैं। क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं? इसके मद्देनजर ये बयान दिया गया, या फिर जो अरुण राजभर कह रहे हैं कि ओपी राजभर को अपने पाले में लाने के लिए विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये हवा दी जा रही है, इस तरह के बयानों को चर्चा तूल दिया जा रहा है? प्रभात त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मैं इस चीज को मानता हूं कि स्वयं राजभर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो खबर सुर्खियों में बनती है। इसमें विपक्ष का कोई हाथ नहीं है। विपक्ष तो जब राजभर बोलेंगे तो विपक्ष तो चाहेगा कि राजभर हमारे साथ गए थे, वो फिर पुनः वापस आ जाए। हाँ। राजभर क्या बयान देते हैं उनको ये नहीं पता लगता। आगे हम लोग जब मीडिया वाले बात करते हैं तो वो खुद ऐसा बोल जाते हैं जो खबरों और सुर्खियों में रहता है। मैं आपको बताऊं, घोसी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने पूरा एक आकलन किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से राजभर को लिया गया है। हाँ। क्योंकि राजभर ने जिस तरीके के बयान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, तो ये बयान बहुत ही ऐसे बयान थे जिससे समाज में और जनता के बीच एक बहुत गलत एक छवि साबित करते हैं। तो राजभर खुद जो बोलते हैं उसके जिम्मेदार स्वयं है और ये पूरा दबाव बनाने की टैक्टिस है। क्योंकि जिस तरीके से घोसी में हार हुई उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है राजभर को लेके, क्योंकि राजभर और ये 2-3% वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति में अब राजभर की मजबूरी ज्यादा है। तो ये एक टैक्टिक्स पॉलिटिक्स है कि इस तरीके का बयान दे कि हम इंडिया में भी जा सकते हैं, इंडिया वाले भी हमारे संपर्क में हैं, जिससे कि ये लगे भारतीय जनता पार्टी को कि पूर्वांचल का रण अगर हमें जीतना है तो हमें राजभर को अपने संग किसी भी सूरत में रखना है, चाहे कैसे भी वो बयान देते रहे। तो ये जो पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम है, ये दबाव की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जिस तरीके से वो राजभर और जो चुनाव हार गए, देखिए वहां पे पूरा अमित शाह का एंड कंपनी ने पूरा एक मेजरमेंट किया है कि उनको राजभर को अपना वोट भी वहां नहीं मिला घोसी सीट में। और घोसी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही हम्पी उससे एक अपनी जीत हासिल की, तो ये निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष के लिए और स्वयं राजभर और राजभर, ये बात 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जब दारा सिंह चौहान की जीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा दम है, ये हमारा दम है जो हम घोसी जीते हैं, और इस बार उपचुनाव में भी कह रहे थे कि देखिएगा कि ये सीट हम जीतेंगे। ठीक है प्रभात जी। दारा सिंह चौहान और राजभर ये दोनों लगातार दबाव की राजनीति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं हाँ, अरुण राजभर आप रिएक्शन दीजिएगा, मैं एक बार अंशु अवस्थी को चर्चा में शामिल कर लूं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक सेकंड अरुण राजभर आप इस पर रिएक्शन दीजिएगा। अंशु अवस्थी जी, इंडी गठबंधन के वो कौन से लोग हैं जो कि राजभर से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हवा यही बनी हुई है, चर्चा यही चल रही है, और राजभर ने संकेत भी दिया है कि हाँ कुछ लोग हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, और अभी तो अरुण राजभर ने भी कह दिया कि देखिए जब से इंडी गठबंधन बना है तब से संपर्क किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कर रहे हैं क्या आप लोग संपर्क? देखिए, इस बारे में जो भी निर्णय लेने हैं वो इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो निर्णय ले रही है कि कौन से नए साथी जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं या कौन से लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रभात त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातों को डिटेल में बता दिया है, तो इसके बाद उन्हें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं बचती, क्योंकि बहुत से ऐसे राजनीतिक दल, बहुत से ऐसे नेता जो अति पिछड़ों की और पिछड़ों की लड़ाई को लेकर राजनीति में आए थे और अति पिछड़ों ने भरोसा किया था, लेकिन जब वो सत्ता में रहे उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनकर मलाई चाटी, मलाई खाई, अपनी पार्टी को फलाया फुलाया, उसको खूब पोषित किया, लेकिन उसमें जो आम पिछड़ा था, जो अति पिछड़ा था, उसका कोई भी उसमें कल्याण नहीं हुआ। तो उसका परिणाम घोसी का सामने है। प्रभात त्रिपाठी जी ने सारी बात कह दी। अभी अगर कोई पिछड़ों की, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमने हमारी जहां सरकारें हैं वहां पर जाति जनगणना की शुरुआत की है, और हम भारतीय जनता पार्टी से भी इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में ही ओबीसी नेता है या ओबीसी लोग हैं? देश में जो अति पिछड़े, जो आम आदमी है, जो आम जनता है, क्या उनको लेकर सरकार की कोई चिंताएं नहीं है? अपने बारे में तो बता देते हैं कि हम अति पिछड़े हैं, लेकिन जब आम आदमी के बारे में जाति जनगणना की बात होती है तो उस पर वो बोलते नहीं। वो कहते हैं कि जाति में बांट रहे हो, अपनी जाति बता के जाति बांटते हैं, लेकिन जब आम आदमी की बात आती तो पीछे हटते। तो कांग्रेस पार्टी उन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, और हाँ, जो संविधान को बचाना चाहते हैं और जो ईमानदारी से अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनका हम जरूर स्वागत करेंगे, वो हमारे साथ आए। लेकिन जो बात ओम प्रकाश राजभर जी ने स्वयं अपने लिए कही है कि सभी नेता दुमुहा साफ होते, तो उनको हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दुमुहा साफ वाला काम नहीं करती है। हमने जब भी निर्णय लिए हैं वो देश हित में लिए, लोगों के हित में लिए हैं। समाजवादी पार्टी से लोग भाजपा में जाते हैं, भाजपा से लोग समाजवादी पार्टी में आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा नहीं है। हम इस देश के संविधान के लिए, इस देश के आम आदमी के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक होगा, क्योंकि अब देश के लोगों को उम्मीद है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली 4000 किलोमीटर की, तो अब देश के लोगों को कांग्रेस से ही उम्मीद है। ठीक है, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव 2024 का होने जा रहा है। आप देखिएगा, एक बार जवाब लेते हैं तानाशाह भाजपा सरकार को। अरुण राजभर से जवाब लेते हैं। अरुण राजभर, आप अंशु अवस्थी की बात का भी जवाब देना चाहते हैं, और इससे पहले जो बात प्रभात त्रिपाठी जी की तरफ से कही गई थी उसका भी जवाब। जी जी, देखिए थोड़ा वक्त दीजिएगा। प्रभात जी ने जो कहा है, प्रभात जी घोसी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और प्रभात जी को अगर इतना अध्ययन ज्यादा करना है तो 2022 का परिणाम के ऊपर चर्चा करना है, तो बसपा भी चुनाव लड़ी थी
क्या आप उसके वोट को किस तरफ जोड़ना चाहते हैं? कभी आपने इस पे चर्चा किया? प्रभात जी को यह बात चर्चा करनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करने गए थे, पूरा संगठन गया था, पूरी सरकार गई थी। आरोप कहां आ रहा है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। क्यों? सवाल तो सामूहिक होनी चाहिए ना, कि सामूहिक लोगों की वजह से गलतियां कहां से हुई? सुन लीजिए, गलतियां कहां से हुई? वहां स्थानीय जो प्रत्याशी थे और आदरणीय हमारे प्रत्याशी के खिलाफ एक र्यूमर फैलाया गया, और वहां बीजेपी का कोर वोटर भी हमारा साथ नहीं दिया मेरे भाई साहब। अगर वो कोर वोटर वोट दिया होता तो हम लोग 1,40,000 वोट पाकर चुनाव जीतते। ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सब ठीक है और ये आरोप भी लगा रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, उनका जवाब लेता हूं। 244 बूथ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। एक मिनट मैं 10 सेकंड और मैं कह रहा हूँ, उन बातों को नहीं जाता। 244 बूथों का आप आंकड़ा उठा लीजिए, जहां राजभर वोट था हमने वोट दिलाया। हमने पूरी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लिया था कि हम सबका वोट डलवा देंगे। हमने जो हमको जिम्मेदारी मिली थी मैंने दिलवाया। और दूसरी चीज जो हमारे अंशु अवस्थी जी कह रहे थे कि नहीं हम अति पिछड़ों के लीडर हैं, तो समाजवादी पार्टी से 2017 में गठबंधन किया, कहा कि हम दो साथी चल रहे हैं, एक साथ काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी वो पुरानी बात हो गई, वो साथ आए फिर हारे फिर अलग हो गए, उस पर नहीं जाते, उस पर नहीं जाते सूर्या मैथिल। नहीं ठीक है, अभी एमपी में क्यों जाना, वो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, उसी पे रहते हैं। सूर्या मैथिल जी, क्या एक बार फिर से धोखा दे रहे हैं क्या आप लोग ओम प्रकाश राजभर को? इस वजह से उनको ये सोचना पड़ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या किया जाए। और दूसरा, अभी बातों ही बातों में अरुण राजभर के मुंह से बात निकली, उन्होंने कहा कि घोसी में बीजेपी वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, मतलब दारा सिंह चौहान का साथ नहीं दिया, इस वजह से हार हुई है। कड़वाहट है या फिर जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल है, क्या है? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये कहना बहुत गलत है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां काम नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो वोटर वहां पर समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो साझेदार होते हैं, अपने गठबंधन के जो साथी होते हैं, उनका पूरा सम्मान करती है और उनको पूरा सहयोग करती है। लेकिन मेरा एक निवेदन है छोटा सा, अब ये तो बंद कमरे की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपने आचरण का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जिस संगठन के संग, जिस गठबंधन के संग आप कार्य कर रहे हैं, वहां की रीति और नीति को भी समझना चाहिए। और दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात मैं अमित जी बताना चाहता हूं कि जो घोसी उपचुनाव था, उपचुनावों की हार और जीत से यह तय नहीं होता है कि चुनाव का जो है क्या नतीजा होगा। क्योंकि आप देखिए, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और चुनाव दोबारा से जीती माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में, उससे पहले कई उपचुनाव हम लोगों ने हारे। और उन उपचुनावों को हारने के बाद जब समाजवादी पार्टी बहुत चीना ठोक रही थी, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ ना कि दोबारा से 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी, और प्रचंड बहुमत के साथ। आप देखिए कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली थी, उसके बाद भी कई उपचुनाव हुए थे जिसके अंदर की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई थी। लेकिन उसके बाद 2019 में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के संग सत्ता में आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उपचुनावों से आप चुनावों का आंकलन नहीं कर सकते हैं। और रही बात समर्थन और कोड वोटर की, तो समाजवादी पार्टी और बसपा का भी गठबंधन हुआ था भैया, वहां पर आप देख लीजिए क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी। एकदम क्लियर बात बता दीजिए, उसके बाद में फखरुल हसन चांद साहब के पास जाऊंगा। मंत्रिमंडल में आ रहे हैं ओपी राजभर, नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का अपना जो है वो विषय है। क्या राजभर जी से बात हुई इसी विषय में तो उलझ गए, आश्वासन दिया है मैथिल जी? अगर उनको इसी विषय में तो उलझ गए, इसी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। फखरुल हसन चांद साहब, हम तीसरे राउंड में पहुंच गए और हमारा तीसरा राउंड है कि राजभर के लिए समाजवादी पार्टी इतना बेताब क्यों है। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। ओपी राजभर ने जब से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है, उनके बयान तो आप लोग सुनते ही होंगे, समाजवादी पार्टी को बयान चुभते भी होंगे। यहां तक कि एक बार अखिलेश यादव की जाति का जिक्र करते हुए उन्होंने कह दिया था कि इनकी तो बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। मैं बिल्कुल से वो बयान नहीं कोट करना चाहता यहां पर, लेकिन उनका ये बयान था। क्या वाकई में इन तमाम बयानों के बाद अगर वो आपके पास आते हैं, सारी कड़वाहट को भुलाकर एक बार फिर से आप उनको गले लगा लेंगे?
हाइपोथेटिकल है लेकिन फिर भी जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे अरुण भाई को आपने दोनों को सुन लिया, दोनों के बीच में मतभेद हैं, ये तो हम कहें ना कहें आपने भी देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को हसन जी, ये जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी के बयान की हकीकत, तो वो बयान लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सुन लीजिए, हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और हमारे गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। आप अपना देखिए, आपको लोग दूर दूर से छोड़ अरे आप तारीख बता नहीं पा रहे हैं, मंत्री बना नहीं पा रहे हैं, केवल मजबूती बता रहे हैं। मजबूती, अरे आप अपना देखिए ना नौमी के में जाना है, मजबूत जोड़ है, कहते हैं कि भैया लगा है, क्या लगा है? अरे हम उखाड़ देंगे, सब उखाड़ देंगे, ये जोड़ वोड़ सब तोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए, जोड़ तोड़ देंगे, चिंता न कीजिए। ठीक है, आखिरी के 30 सेकंड हमारे पास है। वो कह रहे हैं एमपी में आप जोड़ नहीं पा रहे, यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरुण राजभर 2018 में जब ओपी राजभर ने मंत्री पद छोड़ा था, मुझे एक सेकंड फखरुल हसन चांद साहब, ये दिल्ली अरुण राजभर से जवाब ले लो, फिर मैं आ रहा हूं। अरुण राजभर 2018 में जब ओपी राजभर ने मंत्री पद छोड़ा था, मुझे याद है मेरे साथ वो लाइव बैठे थे और उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता, हम अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ाई लड़ने में कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हम उसका साथ छोड़ देंगे। लेकिन क्या अब जो तस्वीर बन रही है कि मंत्री पद के लिए वो लालायित नजर आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद मायने रख रहा है? 2018 वाले और 2023 वाले ओपी राजभर में अंतर आ गया है? जल्दी से। जी नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं आया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रिमंडल की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, हाँ। और उपेक्षित वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2017 में जो थे हम 2023 में नहीं है, जो 2017 में थे 2023 में भी वही है। जिन लोगों को यह भ्रम हो, समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो 2018 में ओपी राजभर थे वही 2023 में भी हैं, अभी भी आप अति पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंत्री पद की कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन राजनीति में बयानों के मायने होते हैं और ये बयान ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है, तभी ये डिबेट की जा रही है और तभी उस बयान पर अनेक बयान भी आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगी कि एनडीए का हिस्सा आप रहेंगे या अलग हो जाएंगे। बीजेपी के साथ जो आपका गठबंधन है वो फेविकोल की तरह मजबूत है या उसमें कोई कमजोरी है? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।